हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम लोग देखेंगे हिंदी गोधूली भाग 1 का अध्याय संख्या 3, जिसका शीर्षक का नाम है भारत से हम क्या सीखें। यह जो है एक प्रकार का भाषण है, भारत से हम क्या सीखें, और यह आपके गोधूली भाग 1 का अध्याय नंबर 3 में है। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे कि यह जो है क्या है, गद्यांश है, भाषण है, मतलब क्या है, इसके बारे में जानेंगे, कुछ लेखक के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल पे अगर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास करें या मॉक टेस्ट लें तो उन सभी बातों की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे जो है एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण। भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है जो मैक्स मूलर के द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है। भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है जो मैक्स मूलर साहब के द्वारा लिखा गया है। अब कहता है मैक्स मूलर साहब कौन थे। यहाँ से पहला नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन में दे देगा भाषण, कहानी, कविता, इनमें से कोई नहीं, ऐसे एक ऑप्शन बना देगा 4। तो आपको लिखना है भाषण। अब जानेंगे कि लेखक का परिचय। मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर कौन है। तो मैक्स मूलर यह जो है भारत से हम क्या सीखे का लेखक हैं मैक्स मूलर, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी के जर्मनी के टेसाउ नगर में हुआ था। मैक्स मूलर साहब जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के टेसाउ नगर में हुआ था और इनका निधन 1900 ईस्वी में हो जाता है। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जन्म लिए थे और इनका जो निधन होता है 1900 ईस्वी में हो जाता है। हालांकि इसका जो ये दोनों में जो अगर क्वेश्चन पूछने की बात आती है तो आपसे जन्म की ही बात पूछा जाएगा, जन्म का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बिकॉज अधिकांश एग्जाम में जन्म से ही क्वेश्चन आते हैं, ना कि मौत से। तो चलिए हम आगे कुछ इसके बारे में टॉपिक पढ़ लेते हैं कि पहला बात, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती भी कहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके लिए कि वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा आपसे कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, अच्छी तरह से ध्यान देकर समझिएगा। सबसे पहली बात, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा जाता है, तो मैक्स मूलर हो जाएगा। मैक्स मूलर को वेदांती का वेदांती कहा जाता है। और अगर यहाँ पे पूछ दे कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अब मैक्स मूलर का एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे किसने? मैक्स मूलर ने। यहाँ से आंसर पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि हितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में अनुवाद किन्होंने किया था, किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। ठीक है, मैक्स मूलर ने इसका रचना किया था। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सारांश। किसी भी कहानी का, किसी भी कविता का एक सारांश निकाला जाता है। आपको पता नहीं होगा कि सारांश है क्या। तो सारांश हम कहते हैं कि जो भी कहानी दिया गया है उसका लघु रूप, छोटा रूप को ही हम लोग सारांश कहते हैं। तो इसका हम सबसे पहले सारांश जान लेंगे। चूँकि किताब में तो बहुत लॉन्ग टर्म में दिया होता है, इसलिए हम सभी जितने भी हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं उन सभी चैप्टर का हम सारांश लाते हैं। और जो छात्र सारांश को पढ़ लेगा, हम वादा करते हैं कि वो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होगा। तो भारत से हम क्या सीखे, भाषण का सारांश प्रस्तुत करें, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो भारत से हम क्या सीखे शीर्षक कहानी उस भाषा का अनुवाद है जिसमें मैक्स मूलर यह बताना चाहते हैं कि विश्व का अगर किसी देश ने सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सीखा हो तो वह भारत देश से सीखा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैक्स मूलर साहब के द्वारा भारत की गुण को, विशेषता को बतलाया जा रहा है। कहता है कि अगर विश्व का कोई भी देश अगर रीति रिवाज, रहन सहन, शिक्षा, संस्कृति यदि कोई देश से सीखा है तो वो हमारा भारत देश से सीखा है। क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है, एक धर्म प्रधान देश है, तो यहाँ की जो मर्यादा होती है, यहाँ जो शिक्षा, संस्कृति जो सिखाया जाता है, यही से पूरा देश, या तो वो एशिया का देश हो, यूरोप का देश हो, सारा देश भारत से सीखा है। हमारा भारत देश धन्य धान्य से, प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। हमारा जो देश है प्राकृतिक सुंदरता कहने का मतलब, प्राकृतिक सुंदरता कहने का मतलब वन, पर्यावरण कहने का मतलब हरा भरा है। प्राकृतिक सुंदरता वन को कहा जाता है। तो वन जो है हमारा क्या है, हरा भरा है। और सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, ये दूसरी कहानी कविता की बात है, भारत को जो है सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं, स्वर्ग का बगीचा कहते हैं। भारत को कहते हैं कि जहाँ स्वर्ग की छटा निखरती है वह देश भारत है, जहाँ स्वर्ग की छटा निखरती है वह देश भारत है। ये सुमित्रा नंदन पंत का कहना है। अब कहता है कि लेखक के हर दृष्टिकोण से भारत एक परिपूर्ण देश है। लेखक के अनुसार अगर धरती पर कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है तो वह देश भारत है। यह बात हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर धरती पर, पूरे धरती पर अगर कहीं स्वर्ग दिखलाई पड़ता है, स्वर्ग का नज़ारा दिखलाई पड़ता है तो वो जो है भारत देश में दिखाई पड़ता है। और कहा जाता है भारत के बारे में कि इन्हें गांव का नज़ारा मनमोहक लगता है तथा सच्चा दर्शन और आत्मा का निवास गांवों में होता है। कहा जाता है कि सभी को जो होता है गांव का नज़ारा अच्छा लगता है और भगवान का वास, शांति का वास, आत्मा दर्शन, जो सच्चा दर्शन होता है वो हमारे गांवों में होता है। गांव में वन होते हैं, पर्यावरण स्वच्छ होते हैं, आत्मा, परमात्मा, शांति सब जो है गांव में होते हैं, न कि शहरों में। क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। शहर में आपको जल्दी पेड़ दिखने को नहीं मिलेगा, वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा। और यदि हम बात करें परिवहन की तो इतना ज़्यादा मोटरसाइकिल, साइकिल चलता है कि इतना प्रदूषित कर दिया है शहर को। इतने कल कारखाने चलते हैं कि बहुत ज़्यादा शहर को प्रदूषित कर दिया है। और इस देश में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती है, इस देश में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती है शायद ही किसी देश में पाया जाता होगा। विभिन्नता कहने का मतलब क्या हुआ कि इस देश में जितनी विभिन्नताएं, मतलब कि यहाँ जो जाति होते हैं, अनेक जाति के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जाति के लोग होते हैं, जो कि शायद किसी ही देश में होता होगा। यहाँ हर संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका भाषा, धर्म, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ भारत में हर संप्रदाय के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं जिनका भाषा अलग होता है, जिनका धर्म अलग होता है, रहने सहने का तरीका अलग होता है, खान पान अलग होता है, सभ्यता, संस्कृति अलग होती है। लेकिन भारत में विविधता होते हुए भी एकता स्थापित है। भारत में विविधता होते हुए भी एकता स्थापित है। जब भी भारत की शक्ति अगर कमज़ोर पड़ती है, संकट में पड़ती है, तो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और भारत देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अति सुंदर है। हिमालय से कन्याकुमारी की जो यात्रा होती है बहुत ही सुंदर है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछ सकता है और हिंदी में भी पूछ सकता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे
तो आपको सही मानना है संस्कृत में। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है और जिसे भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। यह सिर्फ गद्यांश नहीं है, देखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें पार होता चला जा रहा है। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उसको 2 बार 3 बार दोहराने का कार्य करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को नोट करते चलिएगा। तो संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है, जो हमें अतीत से लेकर सुदूर भविष्य तक जोड़ने का कार्य करती है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो दुश्मनों को भी गले लगाता है। हमारा भारत जहाँ की अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो हमारा जो भारत है दुश्मनों को भी गला लगाता है। अगर दुश्मन भी शरण में आ जाता है तो उसे मारता नहीं है, उसे गले से लगा लेता है। यह हमारे भारत देश का गुण है, ना कि अवगुण। मैक्स मूलर ने भारत एक प्रयोगशाला के रूप में देखे हैं। मैक्स मूलर साहब जो हैं भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखे हैं, जिसमें सीखने सिखाने की योग्यता पाई जाती है। मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि भारत जो है एक प्रयोगशाला है, पाठशाला है, जिसमें सीखने और सिखाने की योग्यता है। तो यह जो था हमारा सारांश था। अब हम लोग जो देखेंगे यह हमारा किताब से क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर होगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब हमारा प्रश्न उत्तर है। तो सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और उसमें भी हम जो भी इस आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम लिखाएंगे, बिकॉज समय जो है बहुत ही कम है। तो हम वैसे ही क्वेश्चन को सिर्फ बताएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। आपको हम सारांश में पढ़ाए कि मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि समस्त भूमंडल में पूरे पृथ्वी पर सर्वविध संपदा, सभी संपदा से संपन्न और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण देश भारत है। तो कहता है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनकी दृष्टि हर ओर से भारत एक संपन्न देश है। उनकी दृष्टि में उन्होंने ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सर्वविध संपदा, सभी दृष्टि से उनको लगता है कि भारत जो है एक सुखी संपन्न देश है। भारत जो है एक सुखी संपन्न देश है और भारत देश में ज्ञान विज्ञान कला तकनीक शिक्षा संस्कृति रहन सहन सभी का जो है तथा सुंदर पर्यावरण से हरा भरा है। उनको लगता है कि भारत जो है सभी तरह से सभी दृष्टि से एक सुखी संपन्न देश है। यहाँ जो है ज्ञान विज्ञान कला केंद्र संस्कृति शिक्षा रहन सहन प्राकृतिक वन सभी चीज से यहाँ जो है हरा भरा है। और यहाँ की प्राकृतिक ऐसा है मानो स्वर्ग समान, यहाँ हर एक प्रकार की वस्तुएं मिलती है। और यहाँ की जो प्राकृतिक है लगता है कि स्वर्ग के समान यहाँ प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है। कौन देश में? भारत देश में। लेकिन जो भी देखना चाहता है वह सब कुछ मिलता है और जो भी देखना चाहता है वह सब कुछ मिलता है। समझ गए? तो अब चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव का पर्यावरण स्वच्छ होता है जिससे वहाँ के लोगों का शारीरिक विकास सही ढंग से होता है। देखिए, हम वीडियो को तो रोक कर आपको लिखने के लिए हम नहीं उत्प्रेरित कर सकते, लेकिन बिकॉज अगर हम आपको बीच में कहें कि हम रुक जाते हैं आप लोग लिख लीजिए, तो ऐसे करने से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपको अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए यानी रोक दीजिए और वहाँ लिख कर फिर आगे बढ़िए। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होते हैं।
तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांवों में होता है, क्योंकि गांव का जो पर्यावरण होता है शुद्ध होता है और जिससे सही ढंग से शारीरिक विकास होता है। ठीक है, ग्रामीण लोगों की तुलना में शहर में रहने वाले लोगों का शरीर का सही विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, अब जो हमारा आपके किताब के अनुसार 9वां क्वेश्चन है, बिकॉज और सब इम्पोर्टेंट नहीं थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चैप्टर इसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चन को लिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो के अनुसार और आपके किताब के अनुसार यह 9वां क्वेश्चन है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, यानी कहने का मतलब धर्म के अनुसार भारत का महत्व क्या है? तो धर्मों के दृष्टि से भारत का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। सर्वोपरि माना जाता है भारत का स्थान, क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्मों का उदय और विकास हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका धर्म, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज अलग अलग होती है। देखिए, यह जो सेंटेंस है ना कि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका धर्म, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, यह जो सेंटेंस है यह आपके हिंदी में भी प्रयोग होगा और हिस्ट्री मतलब कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में भी प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस को अच्छे तरीके से आप रट लें। और कोई भी भारतीय एक दूसरे की धर्मों की बुराई जो है नहीं करता है। अपना देश ब्राह्मण का भूमि माना गया है। कहता है कि यहाँ अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और भारत का लोग ऐसा है कि कोई भी एक दूसरे धर्मों की अनादर बुराई नहीं करता है। और यह जो देश है, हमारा जो देश है, ब्राह्मण का भूमि है, इसे ब्राह्मण का भूमि भी कहा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ब्राह्मण की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा भारत देश को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके बुक के अनुसार। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने अध्याय संख्या 3 में एक नया सिकंदर बात का जिक्र किया है। तो आपको हम बता दें कि नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित होगा, इसका अभिप्राय मतलब लेखक का इस बात को कहने का इसके पीछे क्या अभिप्राय है, सभी बात इसमें जानेंगे। तो लेखक ने नया सिकंदर युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। युवा अंग्रेज अधिकारी, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा देश 1947 ईस्वी से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। तो कहता है कि युवा अंग्रेज मतलब कि जो युवा अंग्रेज थे, अंग्रेज में युवा जो थे उनको लेखक नया सिकंदर कहते हैं, जो आज भी भारत पर विजय पाने की सपना देखता है। उनको लगता है, युवा अंग्रेजों को लगता है, इंग्लैंड के युवा वासियों को लगता है कि आज भी हम भारत देश के ऊपर कब्जा बना सकते हैं, भारत को गुलाम बना सकते हैं, ऐसा लगता है युवा को, युवा अंग्रेज को। और यह जो कहना है, मैक्स मुलर साहब ये बात कह रहे हैं कि युवा अंग्रेजों को लगता है कि आज भी हम भारत के ऊपर अपना गुलामी चला सकते हैं, भारत को हम दबा सकते हैं, भारत को अपना पंजा में हम खींच सकते हैं। लेकिन ऐसा गलत बात है। ऐसा अब कोई भारत वह देश नहीं रहा जो आप सोच रहे हैं, जो अंग्रेज सोच रहा है वह देश अब भारत नहीं है। भारत बिल्कुल बदल गया है। लेखक का ऐसा कहना उचित है। अगर उस वास्तविक सिकंदर की बात करें जो भारत पर 326 BC में आक्रमण किया था, अगर उस सिकंदर की एक 326 ईस्वी में भारत पर एक सिकंदर आए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अगर उस सिकंदर की बात करें और वह विश्व विजेता बनना चाहता था, उसे राजनीतिक अधिकार चाहिए था, लेकिन लेखक ने राजनीतिक अधिकार पर महत्व न देते हुए सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारों पर जोर दिया। भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब हमारा देश गुलाम नहीं था तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे अंग्रेजों ने लूट लिया और भारत के मान मर्यादा को विनाश कर दिया। फिर भी हमने उसे गले लगाने का कार्य किया। समझ सकते हैं आप।
पहले ही आपको बताया गया है कि भारत वह देश है जो दुश्मनों को भी गला लगाता है। अंग्रेज का गुलाम रहा भारत, बहुत वर्षों तक रहा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को गले लगाने का कार्य करता है। और इतना होने पर के बावजूद भी भारत एक समृद्ध देश है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सभी अंग्रेज जो आए भारत में, सभी के सभी खजानों को लूट ले गए, फिर भी भारत जो है गरीब नहीं बल्कि एक समृद्ध देश है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता बताई है? मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता बतलाई है? तो विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर संस्कृत भाषा हम सभी मानवों में मानवीय संवेदनाओं और अच्छे संस्कार को जागरूक करने का कार्य करती है, और हम सभी लोगों में इससे मानवता का गुण प्रकट होता है। कहा जाता है कि संस्कृत शब्द का उच्चारण करने से शरीर में देवता का निवास होता है। मैक्स मुलर का अगर पूरा नाम पूछ दे परीक्षा में तो लिखना है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर, और मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर। याद कर लेंगे, मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर और मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, तो इनके अनुसार संस्कृत जो है, संस्कृत शब्द का उच्चारण करने से देवताओं का निवास होता है, अतः संस्कृत को देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत शब्द का उच्चारण करने से देवताओं का वास होता है, इसलिए संस्कृत को देवताओं का भाषा कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ जब पूजा होता होगा तो आप लोग देखते होंगे कि जो ब्राह्मण आते हैं आपके यहाँ, वो संस्कृत भाषा का ही उच्चारण करते हैं। तो अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके किताब के अनुसार। हम जो भी आपको क्वेश्चन बताएंगे आपके किताब के अनुसार होंगे, न कि इस वीडियो के अनुसार। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों दिया है? तो जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, सभी क्वेश्चन आंसर जितने भी हम बोल रहे हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को लिख लेने का प्रयास करेंगे। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, तब उस समय वाराणसी के आसपास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। ठीक है, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उस समय वाराणसी के आसपास खुदाई हो रही थी। उस समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। याद रख लेंगे कि सोना का सिक्का को हम लोग दारिश के नाम से जानते हैं, दारिश। और उस समय 172 सोने का सिक्का मिला, जिसे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा कर दिया और अपनी दयालुता को प्रकट किया। वारेन हेस्टिंग्स अपनी दयालुता को प्रकट करते हुए जितने भी सोने के सिक्के मिले, उन सभी सोने के सिक्के को ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्पित कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यह उनकी महानता थी, यह उनकी दयालुता थी, ताकि सभी के नज़रों में एक विशेष महत्व और उदार व्यक्ति के रूप में जाने जाने के लिए उन लोगों ने इस प्राचीन सिक्का को गला डाला। मतलब कहने का मतलब, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्का दिए तो वह अपने व्यक्ति के रूप में, यानी कि बड़ा आदमी के रूप में जानने के लिए उन्हें लगा कि लोग हमें बड़े आदमी से जाने, इसके लिए सभी जितने भी प्राचीनतम सिक्के थे उन सभी सिक्कों को गला दिया। और वारेन हेस्टिंग के इंग्लैंड पहुंचने के पहले वे प्राचीन एवं ऐतिहासिक सिक्कों को नष्ट कर दिया। तो लेखक ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित करते हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को हवाला इसलिए दिया कि वे प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति को रक्षा करने में कोई असावधानी न कर सके, क्योंकि भारत की सभ्यता संस्कृति सबसे प्राचीन मानी जाती है। पूछ देगा आपसे कि सबसे मतलब कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कहाँ की है, तो हो जाएगा भारत। विश्व का सबसे प्राचीन संस्कृति कहाँ की है, तो आंसर हो जाएगा भारत।
तो इस चैप्टर में आपके इतने जो क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम आगे लाएंगे 4 चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी लोगों से हमारी एक ही गुजारिश रहेगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी मदद मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।